12th class, today's topic is energy stored in capacitor. ओके, तो एनर्जी हम पढ़ चुके हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। सेम इसी तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी क्या कैलकुलेट किया था, वर्क डन कैलकुलेट किया था, वहां से डिफाइन की थी एनर्जी। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन वी विल कैलकुलेट द एनर्जी व्हिच स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इट मींस मैं क्या कैलकुलेट करूं, वर्क डन। तो अब हम ये देखते हैं कि कैपेसिटर के अंदर वर्क डन होता कैसे। क्लियर? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या कंस्ट्रक्शन थी, टू प्लेट्स हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये पढ़ के आए थे ना। अब वो चार्ज आया कैसे, इस चीज को समझ के हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो लेट अस कंसीडर वी हैव टू प्लेट्स P and Q. We have two plates P and Q separated by distance D. Initially it have no charge. Initially it have no charge. जब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है स्टार्टिंग में, तो क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब क्या किया, प्लेट P से एक चार्ज पार्टिकल को निकाला मैंने, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और इसको Q तक लेके गया। प्लेट A से इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लेट P पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। 1 मिनट, पॉजिटिव। यहाँ पर आएगा बेटा पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है तो जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को प्लेट Q तक लेके जाऊंगा तो क्या कोई इसका अपोज करने वाला है? कोई अपोज करने वाला नहीं है। तो क्या मेरे को कोई वर्क डन करना पड़ेगा? कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड, फिर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को फिर पकड़ा और इसको प्लेट P से प्लेट Q तक लेके गया। तो यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। क्लियर? अब जब मैं सेकंड चार्ज को प्लेट Q पर लेके आया तो क्या मेरे को वर्क डन करना पड़ा? क्यों? क्योंकि वहां पर पहले ही चार्ज था नेगेटिव, और नेगेटिव दूसरे नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल। तो मेरे को वर्क डन करना पड़ा। क्लियर? सेम इसी तरह से यदि मैं थर्ड को लेके जाऊंगा, अब क्या करेंगे, दो चार्ज रिपेल करने वाले हैं तो मेरे को और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और इस पर आगे नेगेटिव। तो यहां से 0 से चला और फाइनली ये मान लिया टोटल चार्ज कितना आ गया कैपेसिटर के अंदर, Q। तो 0 से Q तक मैं जब चार्ज को लेके जाऊंगा तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा ना। उस वर्क डन को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं या टोटल कर दूं, तो वो क्या होगा, मेरी एनर्जी होगी। क्लियर? अब क्या करें हम, हमारे पास तो इंक्रीज करता जा रहा है, पहले थोड़ा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से वर्क डन इंक्रीज कर रहा है ना। तो क्या करें हम, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर दें, फिर क्या करें, 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ओके, तो मैंने मान लिया एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन प्लेट P इज Q। क्या मान लिया हमने, चार्ज Q है इसी टाइम पर। क्लियर? अब इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट कर दूं मैं, फिर इंटीग्रेट कर दूंगा ना। ठीक है, अब वर्क डन कैलकुलेट करें तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड वर्क डन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड वर्क डन? क्या? वेरी गुड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, V इज इक्वल टू dQ बाय dW बाय dQ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से dW क्या जाएगा बेटा, V इंटू dQ।
लेकिन अब V की वैल्यू क्या है, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटर की। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड C, मींस पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू Q बाय V। यहाँ से V निकाल लोगे तो क्या जाएगा बेटा, Q बाय C, क्योंकि मैं Q चार्ज के लिए निकाल रहा हूँ। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट दी, तो dW इज इक्वल टू Q बाय C इंटू D। इस स्मॉल dq चार्ज के लिए मेरे को इतना वर्क डन करना था और टोटल निकालना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट टोटल वर्क डन डब्ल्यू आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं q बाय c इंटू dq। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो किसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे q का, तो लिमिट किसकी पुट होंगी, q की, क्योंकि q को ही 0 से q तक लिया गया है। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय c तो कांस्टेंट आ गया। अब q का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर x की जगह q है, n की जगह इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, क्या जाएगा q स्क्वायर बाय 2, 0 टू q, लिमिट पुट करेंगे तो w इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c। ठीक है। अब q c इंटू v है, यहाँ से q की वैल्यू पुट करूं c इंटू v का स्क्वायर बाय 2c, या गया c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, c से c कैंसिल, तो दूसरा फार्मूला क्या आ गया बेटा 1 बाय 2 cv स्क्वायर। ठीक है। अब इसी फार्मूले को मैं आगे लेके चलूं तो 1 बाय 2 cv इंटू v लिख सकता हूं मैं, cv स्क्वायर को cv इंटू v लिख सकते हैं, तो c इंटू v क्यों क्या इक्वल, यहाँ से तीसरा फार्मूला आ गया 1 बाय 2 क्यू इंटू, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसके फार्मूले क्या है बेटा 1 बाय 2 cv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 qv इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c। इनमें से जो हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज redistribution ऑफ चार्ज और कॉमन पोटेंशियल। redistribution ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास दो कैपेसिटर हैं having capacitance C1 connected with a potential V1 and another capacitor having capacitance C2 connected with a potential V2। ठीक है। अब जब ये अलग अलग हैं तो इस पर चार्ज Q1 कितना जाएगा बेटा C1 V1, Q2 कितना जाएगा C2 V2। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, आपने क्या किया, इन कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, इन कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो Q1 Q2 में से कोई ना कोई चार्ज तो ज्यादा होगा, है ना, तो जो भी चार्ज ज्यादा है उसमें से चार्ज क्या होगा, जिस कैपेसिटर पर कम चार्ज है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे एक एग्जांपल बहुत बार बता चुका हूं, एक कंटेनर है फिल विद वाटर, this is the common pipe which connect them and this is the valve। ठीक है, एक ये टैंक है, ये फुल है वाटर से, ये दूसरा टैंक है ये एम्प्टी है, इन दोनों को कॉमन पाइप से कनेक्ट कर दिया। आपने क्या किया, इस वाल्व को ओपन कर दिया तो व्हाट विल बी हैपन, द वाटर स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम दिस टैंक टू दिस टैंक एंड द वाटर स्टार्ट टू राइज इन दिस कंटेनर, इसके अंदर पानी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक जाएगा ये, जब तक इक्वल नहीं हो जाता। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बेटा कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, चार्ज एक पर ज्यादा होगा एक पर होगा कम, तो ज्यादा वाले से कम वाले में जाएगा चार्ज। कब तक जाएगा, जब तक
दोनों में सेम चार्ज नहीं होता। तीसरी बात, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा। कब तक करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, और उस सेम पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा लॉ यूज करेंगे हम? बाय यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। बाय यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। तो बिफोर कनेक्शन जो चार्ज था और जो आफ्टर कनेक्शन चार्ज जो सेम रहेगा ना। तो बिफोर कनेक्शन तो क्या था आपका Q1 प्लस Q2 है ना। आफ्टर कनेक्शन आपने क्या माना? चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? वो मैंने मान लिया कॉमन पोटेंशियल मान ली V है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या जाएगा? ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में। पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, तो चार्ज निकालोगे कैसा आएगा बेटा? C1 C2 इंटू V का मतलब कॉमन पोटेंशियल। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, वैल्यू पुट कर दो। Q की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V। दिस इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, और सारे चार्ज की वैल्यू पुट कर दी। तो आपको निकालना क्या बेटा? यहाँ से कॉमन पोटेंशियल क्या निकालना है? तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या आ गया? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट we will calculate the energy loss in this process. Energy loss। अब ये चीज बताओ कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एनर्जी लॉस हुआ? मैं क्या करके दिखा दूं? मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या कि पहले मैं कैपेसिटर 1 की एनर्जी निकाल लूं, कैपेसिटर 2 की एनर्जी निकाल लूं, उन दोनों को जोड़ दूं, एक एनर्जी आ जाएगी। दूसरी एनर्जी क्या निकाल लूं मैं? इनको आपस में कनेक्ट करने के बाद एनर्जी निकाल लूं, है ना। अब यदि एनर्जी लॉस हुआ तो जो पहले एनर्जी थी वो एनर्जी बाद वाली एनर्जी से कम हो गया, ज्यादा हो गई? क्या होगी? कम होगी बेटा। एनर्जी लॉस हो रहा है तो एनर्जी कम होगी, तभी तो लॉस होगा। और ये आपको नहीं पता भाई लॉस हो रहा है, इस चीज को तो हम पता करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मैं यदि इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करता हूं और उनका डिफरेंस यदि पॉजिटिव आता है तो आप मान लो कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, मान लोगे ना। तो क्या करें हम? पहले इनिशियल एनर्जी करें, फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करें और उनका डिफरेंस करें। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी, तो एनर्जी का फार्मूला भी पढ़ के आए थे आप, मैंने वो मान ली E1 इज इक्वल टू क्या आएगा कैपेसिटर 1 के लिए? 1/2 C1 V1 स्क्वायर। E1 है। E2 सेकंड कैपेसिटर के लिए 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, और अब फाइनल एनर्जी निकाल लूं मैं। फाइनल एनर्जी क्या जाएगी बेटा? EF क्या जाएगी? 1/2। C की जगह क्या आएगा? C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी। ये आ गया आपका C1 प्लस C2 इनटू पोटेंशियल कौन सा? कॉमन पोटेंशियल V का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं I की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, क्या आएगी? E1 प्लस E2, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर? अब यदि ये ज्यादा है ये कम है तो एनर्जी का लॉस हुआ ना। अब मैं निकाल रहा हूं डेल E, डेल का मतलब डिफरेंस, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक है, अब इनिशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी?
ये 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी 1/2 C1 प्लस C2। यहाँ से V की वैल्यू बेटा ये पुट कर दे, ठीक है। ये पुट की C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन CY प्लस C2, नीचे का अलग अलग स्क्वायर कर दिया मैंने। तो C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल। अब क्या किया, इस पूरी में एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा 2 C1 प्लस C2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो बाकी दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। एलसीएम तो लेना आता है ना आप लोगों को, ठीक है। तो एलसीएम लिया तो आएगा C1 V1 स्क्वायर इनटू C1 प्लस C2 प्लस यहाँ का जाएगा C2 V2 स्क्वायर इनटू C1 प्लस C2 माइनस, इसको ओपन करें बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्या आ गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2, ठीक है। नेक्स्ट है, इस ब्रैकेट को खोल दो, इस ब्रैकेट को खोला तो क्या आया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। इसको ओपन किया C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, माइनस का साइन चेंज होंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2। अब बेटा इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है ना। अब क्या बचा, एक टर्म ये बची, एक ये बची और एक ये बची। इससे भी कॉमन क्या है, C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 कॉमन, नीचे C1 प्लस C2 इंटू V1 स्क्वायर, इनको क्या करूं मैं अलग निकाल दूं, ठीक है। अब क्या करें, ये क्या बन जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये क्वांटिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव और पॉजिटिव, this quantity is always positive because C1 C2 पॉजिटिव क्वांटिटी है कैपेसिटेंस। अब V1 V2 का डिफरेंस अगर नेगेटिव है इसका स्केल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब मैंने इनिशियल में से फाइनल वैल्यू को लो सब्ट्रैक्ट किया और एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, इसका मतलब एक छोटी क्वांटिटी जो भी तो पॉजिटिव आएगी, है ना। अब मान लो एग्जांपल मैं 5 माइनस एक्स कर रहा हूँ, मुझे बोल रहा हूँ मेरा आंसर 2 आया, इसका मतलब क्या है x 5 से छोटा है तभी तो पॉजिटिव आंसर आया, है ना। अगर यहाँ पर 2 भी नहीं लिख रहा, इन्हें लिख दिया बेटा y, ये x 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू y है, तो सब y यदि पॉजिटिव है वैल्यू तो x की वैल्यू क्या होगी 5 से छोटी होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है इसका मतलब एनर्जी लॉस होगा, है ना। अगर एनर्जी लॉस होगा तो किस फॉर्म में होगा बात आइए, ओके। तो एनर्जी लॉस विल बी अकर्स इन फॉर्म ऑफ स्पार्क। जब आपने कैपेसिटर C1 को C2 से कनेक्ट किया किसी वायर से, तो आप करके देख लेना कैपेसिटर की जब वायर को टच करोगे ना देखो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, दिस द एनर्जी लॉस। सेकंड, जब आपने इसको वायर से कनेक्ट किया तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक आया ना, तो उसका रेजिस्टेंस होगा हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो सेकंड किस फॉर्म में बेटा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो दिस two main reason due to which the energy loss will be occurs, okay, write down। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
तो सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। सेकंड था डाइलेक्ट्रिक, वर्ड भी आप अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग टू प्लेट्स P and Q and separated by a distance D and area of cross section। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हैविंग चार्ज Q, Q इज द चार्ज। अभी देखो इसकी मैं सिंपल इसकी कैपेसिटेंस निकालना चाहूँ तो क्या आएगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये फार्मूला ड्राइव करना सीख चुके हैं, ओके। अब क्या किया, इस प्लेट के बीच में अब तक तो मीडियम क्या था? एयर। अब इसने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या किया, इस प्लेट के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब देखो इस कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव का इस डायरेक्शन में क्या है आपका? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज होगी, पढ़ा था ना ये। पोलराइज होने का मतलब इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो इस स्लैब के अंदर इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में आ गया, जिसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ओके। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर आ गया इस डायरेक्शन। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया यहाँ पे? E is equal to E नॉट माइनस ET। इसको बोलेंगे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इस पोलराइजेशन के कारण मींस इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करने से हमारी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके। या मैं कहूँ तो मेरे को अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है, ओके। तो निकाल लो। तो कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला क्या था? C इज इक्वल टू Q बाई V। मैं सबसे पहले क्या करूँ? V निकाल लूँ। अब V कैसे निकाल लूँ मैं? मेरे पास तो क्या दे रखा है? E नोट E है, प्लेट है, तो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्या है? तो मैं क्या करूँ? पहले V निकाल। तो व्हाट V निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? 2-3 बार आ चुका ये बात, वेरी गुड। E इज इक्वल टू V बाई L या V इज इक्वल टू E इंटू L या E की जगह मैं डिस्टेंस D ले सकता हूँ, जनरल फार्मूला, ओके। ये जो बेसिक बातें हैं याद रखने की होता है। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो मेरे को पोटेंशियल निकालना है B। अब ये बताओ यहाँ पर कितने रीजन हैं और कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है? इन प्लेट के बीच के रीजन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना। एक रीजन तो ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, वो रीजन है बेटा ये वाला रीजन है ना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट। एक रीजन ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वो है ये वाला। तो करें मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट के लिए पूछता हूं मैं, तो कितने रीजन में E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है? सिर्फ यही इक्वेशन बनाना सबसे हार्ड है बेटा। अगर ये इक्वेशन बनाना आएगा तो सबसे आसान टॉपिक है ये, एक बस इसको समझो। अब E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो तो कितने स्पेस में P और Q प्लेट के बीच में कितने स्पेस में E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2 नहीं, मैं मेजरमेंट पे पूछ रहा हूं। यदि D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड T इज द थिकनेस ऑफ स्लैब, D माइनस यस D माइनस
टी। ओके, अब कितना रीजन बच गया? टी बच गया, टी बचा है। इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई। कितना है? ई। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत है? अब बेटा ई नोट और ई, ये तो है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्ड यूज करूंगा, ध्यान से सुनो बेटा। दिस इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या रिलेशन है? ई नोट बाई ई इज इक्वल टू के, या ई नोट, ई की वैल्यू क्या है? ई नोट माइनस ई इज इक्वल टू के। ई नोट अपॉन ई नोट माइनस ई इज इक्वल टू। ओके, आपको ई नोट की वैल्यू चाहिए, ई नोट बाई ई लिख सकते हो ना, इसकी जगह लिख दो ई नोट बी माइनस टी प्लस ई नोट बाई के इंटू। ठीक है, ई नोट वैल्यू बाहर निकाल दी तो क्या आ गया? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका पोटेंशियल है। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो बेटा। इससे आगे तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, जो फार्मूला ये यूज किया था। सबसे हार्ड, सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो यही क्वेश्चन बनाने में आती है, यही समझ में नहीं आती है, और ये समझ वाले में बिल्कुल आसान। तो रखूं बेसिक फार्मूले में, तो सी एम का मतलब है कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू क्यू। क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? सिग्मा इनटू ए, सिग्मा इनटू ए अपॉन वी। वी की वैल्यू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये नहीं आई तो ये बताओ, ये आई? सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू ये है, वी की वैल्यू ये निकाल ली है। अब तो आ गई। ठीक है, अब ई नोट की वैल्यू क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू होगी। ठीक है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हो आप? क्यू ए, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट एच टी। ये बात समझ में आ रही है बेटा? सिग्मा चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नोट एच टी। अब ई नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसने समझ में आया? सी एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट की, क्यू ऊपर चला गया बेटा ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय क्यू से क्यू कैंसिल हो, कैपेसिटेंस इन मीडियम हो बेटा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय। ओके, ये फार्मूला आ गया। सिंपल, आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, ठीक ही फॉर्म निकल कर ऐसे निकाल सकते हो। ओके, अब बात आई कि प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आया, अब क्यों हमने इसको इंसर्ट किया, तो बताओ क्या इफेक्ट है? कैपेसिटेंस इंक्रीज की है, डिक्रीज की है, या सेम रही है? देखो बेटा, सिंपल थी डी था इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस है। अब डी में से कुछ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। इट मींस सी एम इज ग्रेटर देन सी। मींस कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए हमने प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है। ओके, और प्रैक्टिकली यदि आप देखना चाहो तो घर में जो फैन के अंदर कैपेसिटर होता है ना, उसको क्या करो, उसकी कवरिंग को तोड़ के देखो, है ना, आपको मोम जैसा प्लास्टिक का इंसुलेशन मेटल अंदर मिलेगा। ठीक
ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। किस लिए इंसर्ट की? कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए। कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होगी? चार्ज को ज्यादा स्टोर करेगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब बेटा बिल्कुल अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो इसका ही दूसरा पार्ट है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। क्या है? कंडक्टिंग स्लैब। सिर्फ एक स्टेप अलग है, ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस और ये आगे Q। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सिर्फ ये बात बता दो, पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को लास्ट क्लासेज में। यदि ये कंडक्टिंग स्लैब है तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहाँ तो E नॉट माइनस E था, जीरो था ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? जीरो। अब जब आप पोटेंशियल निकाल लोगे तो पोटेंशियल कितना आएगा? E नॉट इंटू, अब E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन के अंदर है? थप्पड़ लगेगा D माइनस T, क्योंकि ये तो जीरो होगी टर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये टर्म एज इट इज बचेगी। ये आ गया बेटा E नॉट D माइनस। अब C इज इक्वल टू Q बाय V, इसकी वैल्यू पुट कर दी Q अपॉन E नॉट D माइनस T। अब E नॉट की एज इट इज वैल्यू Q A बाय F पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, Q ऊपर था ही, ये नीचे Q इंटू D माइनस Q से Q, तो क्या आ गया बेटा? एप्सिलॉन नॉट A D माइनस। कंडक्टिंग स्लैब डालने से भी क्या इफेक्ट आया? कंडक्टिंग स्लैब भी डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज की। इट मींस यहां पर भी Cm इज ग्रेटर देन C। ठीक है ना? तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है? यदि डाइलेक्ट्रिक पूछता तो मैंने पूरा करवा ही दिया, यदि कंडक्टिंग पूछता तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना है। बस इसके लिए स्टेप के अंदर जो ये टर्म है ना, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी कंडक्टिंग में, इतना चेंज आएगा। ठीक है? राइट डाउन एंड दिस चैप्टर इज